हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों आज मैं आपको टोटल 50 प्रश्न बताऊंगा विज्ञान, जीके और हिंदी व्याकरण के, जो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा। यहाँ से पूछना प्रश्न एकदम तय है। यहाँ पर इतना आपको डीपली समझाया जाता है कि ऐसा कहीं भी किसी भी चैनल पर फ्री में नहीं बताया जाएगा जितना इस चैनल पर मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने में है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के ऊपर आधारित है वह कौन सा संरक्षण है, किस नियम पर आधारित है ऊष्मागतिकी का नियम। मैं बताऊं, ऊष्मागतिकी का जो नियम होता है ये ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इस पर इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं ऊर्जा के संरक्षण नियम से जो अब मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ काफ़ी बहुमूल्य है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ऊर्जा का संरक्षण नियम से। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम पर क्या सब चीज़ आधारित है। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम हेडिंग मारिए और यहाँ पर देखिए ऊर्जा का संरक्षण नियम से क्या सब आधारित है। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम पर लेंज का नियम आधारित है। पहला आपको क्या लिखना है, लेंज का नियम। कहेगा लेंज का नियम किस पर कार्य करता है, तो आपको बताना है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दूसरा आपको तो पता ही है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और किरचॉफ का सेकेंड नियम। किरचॉफ का सेकेंड नियम, किरचॉफ का बार बार मैं बता रहा हूँ, किरचॉफ का सेकेंड नियम, पहला नियम नहीं बताना है। किरचॉफ का सेकेंड नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। परंतु किरचॉफ का पहला नियम बता दो किस पर आधारित है। तो किरचॉफ का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह जो पहला नियम है यह आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस पर है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर है। तो भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया यह किस नदी पर है, तो यह है लोहित नदी पर। किस नदी पर है, लोहित नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए ये भूपेन, इसी को हम लोग धौला सदिया पुल को हम लोग अगला नाम क्या देते हैं, भूपेन हजारिक सेतु पुल। इसको क्या कहते हैं, भूपेन हजारिक सेतु पुल, इसी को हम लोग कहते हैं, सेतु पुल भी हम लोग कहते हैं। अच्छा, और इसके बारे में मैं आपको बता दिया। अगर इसकी लंबाई पूछेगा कितना है, तो इस पुल की जो टोटल अगर लंबाई का बात कर लिया जाए तो इसकी जो लंबाई होगी वो 9.15 किलोमीटर। कितना है, 9.15 किलोमीटर, लगभग 9.9 किलोमीटर इनकी क्या है, लंबाई है। ये हो गया। अच्छा, अब मैं जो आपको बताता हूँ आप इनको भी थोड़ा सा गौर से समझिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको यहाँ फ्रेश पेज में मैं आपको बताता हूँ कि समुद्र पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अटल सुरंग कहाँ है, तो अटल सुरंग कहाँ है, तो किस दर्रा में है अटल सुरंग, या कहाँ है, पूछे कहाँ है या किस दर्रा में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अटल सुरंग कहाँ और किस दर्रा में है। तो भैया अटल सुरंग की बात हो रही है, तो अटल सुरंग को हम लोग लिख लेते हैं, अटल सुरंग। तो अटल सुरंग जो है वो कहाँ हो जाएगा, यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पहला बात महाराष्ट्र में है। दूसरा बात पूछेगा अटल सुरंग किस दर्रा में है, तो रोहतांग दर्रा में। किस दर्रा में है, रोहतांग दर्रा में, रोहतांग दर्रा में। और इसकी लंबाई पूछेगा तो 9 किलोमीटर। कितना है, लगभग 9 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर इनकी लंबाई है। अच्छा, रोहतांग दर्रा कहाँ से कहाँ तक का मार्ग है, तो अटल सुरंग जो ये रोहतांग दर्रा में है कहाँ से कहाँ तक है, तो लेह से मनाली को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है, कौन जोड़ता है, अटल सुरंग जोड़ता है। ये बात आपको याद रख लेना है। तो ये था अटल सुरंग के बारे में जानकारी। अच्छा, अब आपसे पूछेगा कि अटल सेतु के बारे में बताएं। अटल सेतु जब पूछे, अटल सुरंग नहीं अब सेतु, तो अटल सेतु याद रखना कहाँ है, तो ये समुद्र पर। कहाँ है, समुद्र पर है, समुद्र पर है। और अटल सेतु पूछेगा किस राज्य में है, तो अटल सेतु किस राज्य में है, तो अटल सेतु महाराष्ट्र में है। आपको ये बात याद रख लेना है। ये अटल सेतु कहाँ है, अटल सेतु महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में।
आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और यह मुंबई को मुंबई नबी से जोड़ता है। अटल सेतु किसको जोड़ रहा है? तो मुंबई टू मुंबई नबी, एक जगह है मुंबई में, मुंबई नबी को जोड़ता है। और अटल सेतु की अगर पूछेगा कि कुल लंबाई बता दो, तो इसकी लंबाई जो है 21.2 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 21.2 किलोमीटर इनकी लंबाई है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में दोस्तों क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। जब मुद्रा का मूल्य गिरेगा तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। खोजिए कहाँ दिख रहा है? तो मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तु की कीमत बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, नहीं, मुद्रा का मूल्य घटता है, तो ये तो नहीं है ना होगा। चलिए यही ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। जिसके बाद अंग्रेजों ने क्या चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर यानी 12 बजे रात में चलाया। इसलिए इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कई बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो किसको कौन सा जेल में डाला गया था? तो हजारीबाग जेल में डाला गया था जयप्रकाश नारायण को। किसको डाला गया था? जेपी नारायण को। पर ये जेल तोड़ करके भाग गया था। अच्छा, लेकिन पूछ क्या रहा है? राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो बांकीपुर शायद ऑप्शन नंबर डी में होगा। लेकिन और भी मैं आपको बताता हूँ, तो आप लोग बता दो। महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को कहाँ रखा गया था? तो महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को पुणे के आगा खां जेल में रखा गया था। और अल्मोड़ा जेल में किसको रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में तो जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। अल्मोड़ा जेल में किसको रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। बाद बाकी राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो बांकीपुर जेल ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। यह बांकीपुर जेल कहाँ है? बिहार में है। यहीं पर किसको रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। तो यहाँ तक आपको बात अगर समझ में आ रहा है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो होता है, मौलिक अधिकार ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच में होता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये आर्टिकल 36 से 51 क्या बताता है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। अच्छा, और संघ एवं राज्य की शक्ति, तो संघ एवं राज्य का संबंध जो है यह किस भाग में है? तो भाग 11 में है। किसमें है? भाग 11 में है संघ एवं राज्य की शक्ति। और आपातकालीन प्रावधान यह भाग 18 में है। आपातकालीन प्रावधान पूछेगा कब है? तो ये भाग 18 में है। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफ़ी शानदार प्रश्न है कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 65 नंबर का प्रश्न है। कोसी नदी की कुल लंबाई जो है 729 किलोमीटर है। कितना है? 700 आसपास में। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोसी नदी कहेगा कि बिहार में प्रवेश किस जिला में करती है? तो कोसी नदी अगर कहेगा कि बिहार में प्रवेश करने वाला जिला कौन है, तो किस जिला में प्रवेश करती है बिहार में? तो आपको याद रख लेना कि सुपौल जिला में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? तो सुपौल जिला में कोसी नदी प्रवेश करती है। अच्छा, कोसी नदी पूछेगा कि कटिहार में गंगा नदी से कहाँ पर यह जाकर के मिल जाती है? तो कोसी नदी जो है दोस्तों, कोसी नदी, चलिए इसके बारे में मैं आपको और भी बताता हूँ। चलिए यहाँ कोसी नदी के बारे में मैं आपको यहाँ फ्रेश से बता रहा हूँ। चलिए कोसी
नदी, जो बता दिया। अब इससे आगे बता रहा हूँ। कोसी नदी कटिहार में कुर्सेला के पास गंगा में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। फिर कोसी नदी के बारे में याद रखना कि कोसी नदी को हम लोग अब अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वासघाती नदी या इसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। और कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि या विश्वासघाती नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि कोसी नदी जो है क्या होता है, इनमें जब बाढ़ आती है तो पूरा बिहार को यह बर्बाद कर देती है, इसलिए विश्वासघाती या बिहार का शोक कहते हैं। ये कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी जो है नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है, गोसैले, और पूरा बिहार को डुबा देती है। इसलिए इसको विश्वासघाती नदी या बिहार को शोक में डुबा देती है काफ़ी क्षति करने के बाद में। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं। और कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाधिक मार्ग बदलने वाला नदी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाला नदी कौन है? तो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाला नदी कहने का मतलब, ये नदी आज इस रास्ते से जा रहा है तो कल आपका घड़े में घुस जाएगा और आपको क्या कर देगा? आपका घर को बहा देगा। तो इसलिए विश्वासघाती नदी है, बिहार का शोक है। तो और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। सर्वाधिक तीव्र गति से बहने वाली भी नदी कहेगा कौन है? तो कोसी नदी आपको लगाना है और मार्ग बदलने वाली भी लगाना है। तो बढ़े यहाँ तक अगर आपको मेरी बात समझ में आ रहा है तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। हाँ, यहाँ पर सही वर्ड कौन सा है? तो सही वर्ड चिकेनेरी। क्या है? चिकेनेरी का मतलब होता है कि आरोप लगाना। CHICANERY होगा। तो CHICANA लगा दिया, ई ना होगा तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। CHICANERY। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। CHICENA लगा दिया, फिर यहाँ पर CHICE ई लगा दिया है यहाँ पर। तो चिकेनेरी क्या हो जाएगा? चिकेनेरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चिकेनेरी का अर्थ क्या होता है? तो चिकेनेरी का अर्थ होता है आरोप लगाना। क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? आरोप लगाना कहते हैं। आरोप लगाना कहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में है? तो विष्णुपद मंदिर भैया बिहार के गया जिला में है। कहाँ है? तो गया जिला में है। और गया जिला जो है सर्वाधिक गर्म स्थान भी है। बिहार में सबसे अधिक गर्म स्थान भी पूछेगा कौन सा है? तो गर्म स्थान भी क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तो विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जिला में है। किस नदी के पास में है? तो आपको याद रख लेना फल्गु नदी। कौन सा नदी? फल्गु नदी आपको याद रख लेना है, फल्गु नदी। ठीक। और इस नदी के बारे में आपको क्या याद रख लेना है कि फल्गु नदी। अच्छा, यही बिहार के गया में दोस्तों एक और मेला लगता है, याद रखना। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपसे कहेगा कि पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? पितृपक्ष मेला बता दो तो मैं आपको समझूं। पितृपक्ष मेला बताओ कि पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो पितृपक्ष मेला इसी गया में लगता है। कहाँ लगता है? इसी गया में लगता है। ये बात आपको याद रखना है कि पितृपक्ष मेला गया में लगता है और इसी नदी के तट पर लगता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, मित्र मेला कहेगा कौन लगाया था या कौन स्थापना किया था? तो मित्र मेला का BD सावरकर। कौन किया था? BD सावरकर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाया कौन था? धर्मपाल ने। कौन बनाया था? धर्मपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने। कौन? कुमारगुप्त ने। और दोनों कहाँ है? तो ये दोनों भैया कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत का प्रथम गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर पूछ रहा है कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, गृह मंत्री पूछे या भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, तो भी आपको क्या बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं, या भारत का बिस्मार्क कहते हैं, या भारत का बिस्मार्क कहते हैं, या इसको हम लोग सरदार के नाम से जानते हैं। तो सरदार की उपाधि पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन दिया था? तो सरदार की उपाधि इसको यही महात्मा गांधी ने दिया था। किसका? सरदार की उपाधि कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि महात्मा गांधी कहाँ दिया था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था वहीं पर दिया था। तो हम लोग बढ़े फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का जो पता लगाया गया था 1868 ईस्वी में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? दादा भाई नेरोजी द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? दादा भाई नेरोजी द्वारा। और इस समय इन्होंने राष्ट्रीय आय कितना बताया था? तो प्रति व्यक्ति आय पूछे कितना बताया था? तो 20 रुपया। कितना बताया था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। और राष्ट्रीय आय 25,494 की 994 था, आप लोग देख लीजिएगा। और 20 रुपया इस समय कितना था? और दादा भाई नेरोजी के बारे में याद रख लीजिएगा कि दादा भाई नेरोजी का बुक का नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है। बुक का नाम, इसका बुक का नाम हो जाएगा द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। इसका बुक का नाम है द BRITISH ब्रिटिश UNRULED इन इंडिया। ये पुस्तक किसका है? दादा भाई नेरोजी का है। ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डेयरी मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो डेयरी मतलब क्या हो गया कि दूध उत्पादन। तो दूध उत्पादन, अच्छा देखिए अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र आपको याद रख लेना है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, फिर होता है द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, फिर आपको याद रखना है कि द्वितीयक क्षेत्र, फिर याद रख लेना है तृतीयक क्षेत्र। तो चलिए पहले प्राथमिक क्षेत्र में जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में पालन को शामिल किया जाता है। किसको किया जाता है? पालन को शामिल किया जाता है। इस पालन में तीनों हो जाएगा, मछली पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन। फिर प्राथमिक क्षेत्र में खनन को भी शामिल किया जाता है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो जाएगा, जिसको खोद के ज़मीन से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए मत्स्य डेयरी क्या हो गया? दूध यानी क्या है? पशुपालन और पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, ये सब किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। और द्वितीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें बराबर फैक्ट्री सब आएगा। क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये भी बात याद रखना, कई बार पूछा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। और द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ये बात याद रखना है। और तृतीय क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र को हम लोग सॉरी दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे रिचार्ज कराने के लिए दिए तो क्या दुकानदार आपको लड्डू दे दिया? नहीं, उसको आपको 30 दिन का सेवा दिया। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या किए? झोला भरकर लड्डू दिए हैं क्या? कुछ दिए हैं क्या? नहीं दिए। हम एक सेवा दिए जिसके बदले में हमें पैसे मिलता है, चाहे यूट्यूब से मिलता है, चाहे आपके थ्रू मिलता है, चाहे जहाँ से भी मिले या नहीं भी मिले, तो तृतीय क्षेत्र इसमें आता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र का लेखक भैया कौन है? कौटिल्य है। और कौटिल्य को ही हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसका बचपन का ही नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और जिसको आप लोग कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए, क्या कहिए? चाणक्य कहिए। और इन्हीं का किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पतंजलि का किताब का नाम क्या है? पतंजलि महाभाष्य।
महाभाष्य कहेगा किसकी रचना है, तो महाभाष्य जो है पतंजलि की रचना है। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, ये सब रचना किसका है, कालिदास का है। ये सब पहले बता चुके हैं। मेगास्थनीज का रचना कौन है, इंडिका है। और इंडिका से किस धर्म की जानकारी, किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी इंडिका से भी मिलती है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मिलती है। और ये दोनों से, अर्थशास्त्र, इंडिका, दोनों से किससे जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं पहले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न देखिए है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही क्या मनाते हैं हम लोग, बिहार स्थापना दिवस। क्या मनाते हैं, बिहार स्थापना दिवस भी मनाते हैं। और 23 मार्च को याद रख लीजिएगा दोस्तों, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, आर से राजगुरु, एस से सुखदेव, BRS, ये तीनों को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था, 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। इनकलाब जिंदाबाद के नारा को फेमस बनाने वाले व्यक्ति कौन था, भगत सिंह था। और भगत सिंह ने नौजवान सभा का स्थापना किया था। किसका किया था, नौजवान सभा का अगर स्थापना पूछेगा कौन किया था, तो भगत सिंह ने किया था। और भगत सिंह को हम लोग शहीद आजम कहते हैं। क्या कहते हैं, शहीद आजम के नाम से पूछेगा हम लोग किसको जानते हैं, तो भगत सिंह को जानते हैं। तो ये सब प्रश्न आपको याद रखना होता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो रोज क्लास का PDF आपका ITIHASKIDUNIYA99 पर अपलोड हो जाता है। वहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।